नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक नियोजन और ग्रामीण विकास के जितने भी प्रमुख योजनाएं चली हैं उनके बारे में। तो ये क्लास चलने वाली है लंबी, ठीक है। ये कम से कम 4 क्लासेस इसके होंगे। तो पहला क्लास जो होगा वो आर्थिक नियोजन में जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उनमें उदारीकरण से पहले एक क्लास होगा, मतलब 7 पंचवर्षीय योजना एक क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी ग्रामीण विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए जितने भी योजनाएं चली हैं उनको हम लोग 2 क्लास में कवर करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहले क्लास में आर्थिक नियोजन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि जो भी राज्य के अधीन, देश के अधीन जो भी संस्थाएं होती हैं आर्थिक विकास में मदद करने वाली, वो क्या करती हैं कि कोई योजना बनाती हैं, अपना एक लक्ष्य रखती हैं और अधिक से अधिक उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होने की कोशिश करती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राज्य के अधीन कार्य करने वाली उन संस्थाओं के द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि के लिए आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है। यह निर्धारित लक्ष्य की अधिकतम प्राप्ति की कोशिश करती है। तो सिंपल सी बात है कि आर्थिक नियोजन का कार्य ये होता है कि जो भी आर्थिक संपदा होगी और जो भी सेवाएं होंगी उनको आवश्यकता के अनुसार लगाना और उस पर जो भी लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को अधिक से अधिक प्राप्त करना। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सन 1934 में देखेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो कि भारत के नियोजन की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके बारे में लिखी गई थी। उसके बाद 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। ये किस लिए गठन किया गया था कि भारत में योजना जो बनाए जाए उसकी क्या आवश्यकता है, किस स्तर पर आवश्यकता है, या फिर उसकी संभावना क्या है कि कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया था। उसके बाद 8 उद्योगपतियों द्वारा सन 1944 में आदेशी दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जिसका नाम था बॉम्बे प्लान, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण द्वारा 1943 में, 1945 में एम एन राय द्वारा जन योजना, 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। ये सब योजनाएं आर्थिक नियोजन के तहत ही उनके कार्य की क्या आवश्यकता होगी, जो भी योजनाएं लगेंगी उसकी कितनी संभावनाएं हैं, कितनी आवश्यकता होगी, इसी के लिए ये सभी योजनाएं चली थी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे योजना आयोग को। योजना आयोग जो कि अब समाप्त होकर नीति आयोग बन चुका है। तो ऐसे में सन 1946 में गठित केसी नियोगी समिति के संस्तुति पर, यह संस्तुति है, संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ। यह एक परामर्शदात्री के रूप में भी कार्य करती है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होगा वो पदेन प्रधानमंत्री होगा, मतलब जब भी होता था ये योजना लागू होती थी तो इस योजना का जो अध्यक्ष होता था वो उस समय के प्रधानमंत्री जो होते थे वही उस समय इसके अध्यक्ष होते थे। और इस आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता था। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इसके सदस्य होते थे, पदेन सदस्य होते थे, ठीक है। और इस आयोग के, योजना आयोग की जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, ठीक है। इसको समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, जो कि पहले अरविंद पनगाड़िया थे और इस समय है राजीव कुमार, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। हमने देखा योजना आयोग जो है वो
एक गैर संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था, उसी केसी नियोगी की संस्तुति पर। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि जो भी योजना आयोग अपना कार्य बनाती है तो उसको परामर्श देने के रूप में भी राष्ट्रीय विकास का कार्य होता है, और उसकी योजना का जो प्रारूप होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही पारित करता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते थे। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद दूसरा है। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद में से पूछा जाए निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो इसमें से राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग ये दोनों गैर संवैधानिक निकाय हैं और अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। और अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में इसका कार्य क्या होगा, इसका गठित कैसे किया जाएगा, इन सब चीज़ के बारे में अनुच्छेद 263 में दिया गया है। और इसका कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है उनके समन्वय स्थापित करने के लिए इसका कार्य होता है। ठीक है, 263 के अंतर्गत यह भी वर्णन है कि परिषद एक परामर्शदात्री के रूप में काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले योजना पर। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई और उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई समस्याएं थी, जिनमें से शरणार्थी समस्या था और खाद्यान्न संकट था, मुद्रास्फीति था। फिर भी इतने कठिन परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को फिर से लागू करना, कैसे चलाया जाए, यह एक निर्णय बहुत कठिन निर्णय था। लेकिन 1 अप्रैल 1951 से जो पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई उसमें संकट थी, शरणार्थी समस्या संकट था और खाद्यान्न संकट था और मुद्रास्फीति था। तो जो ये मुद्रास्फीति है इसका क्या मतलब है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है, एक हम सिंपल वे से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर $1 है, ठीक है, $1 हमको 10 रुपये में मिल जा रहा है, लेकिन $1 यदि 100 रुपया में मिले तो क्या होगा? आप देखेंगे कि यहाँ पर रुपया का जो मूल्य है वो घट रहा है। तो सिंपल चीज़ है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है रुपए की वैल्यू गिर जाना या घट जाना। ठीक है, और वस्तुएं महंगी हो जाना, ये होता है मुद्रास्फीति। ठीक, तो उस समय ये सब सारी समस्याएं थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड-डोमन मॉडल पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस योजना में जो प्राथमिकता दी गई वो कृषि को दी गई। आपसे कृषि एवं सिंचाई के बारे में पूछता है तो सबसे पहले प्राथमिकता जो था वो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को ही दी गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। क्यों प्रारंभ करना? क्योंकि इस समय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से लेके 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और उसके बाद 1947 में देश का विभाजन हुआ। ठीक है, 1947 में देश का विभाजन हो गया। ये दो कठिन परिस्थिति थी, इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना उनके उद्देश्य में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, खाद्य संकट का समाधान करना, खाद्यान्न संकट था ही, ये दोनों संकट इसी रीजन से थे कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था और 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो एक बहुत बड़ा कृषि का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, अगर इस पहली पंचवर्षीय योजना का हम लोग मूल्यांकन करें तो देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% के वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? 3.6% का। इस तरह से लक्ष्य रखा गया 2.1% का और प्राप्ति हुआ 3.6% का। मतलब ये हुआ कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही। आप लोग ये देखिए, जो ये डाटा हमने दिया है 2.1% और 3.6%, ये
ऑथेंटिकल नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी के बेस्ट पे पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी का ये डाटा है और आपको कई किताबों में मिल जाएगा, 3.7 मिल जाएगा, कहीं कहीं 4 मिल जाता है ये, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह बस ये आपको दर्शाता है कि ये योजना सफल हुई थी या असफल हुई थी, ठीक है। अब यह जो पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से लेके 1956 तक, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चला, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया, 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना भी चलाई गई। इसके अलावा अब तो कृषि क्षेत्र में इसमें प्राथमिकता थी, तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं भी लागू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजनाएं शुरू की गई और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई और हीराकुंड, ऐसे आदि जितने भी सिंचाई परियोजनाएं हैं ये सब चली हैं, ठीक है। तो ये रही पहली पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना, इसमें प्राथमिकता दी गई थी आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष कर, ठीक है। तो यहाँ पे और समाजवादी समाज की स्थापना का भी इसमें प्राथमिकता दिया गया था, इन दोनों चीज़ों पर। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न थोड़ा सा पलट कर पूछ दे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किसे प्राथमिकता दिया गया, अगर आपके ऑप्शन में एक आधारभूत उद्योग हो और दूसरे में भारी उद्योग हो और तीसरे में आधारभूत और भारी उद्योग हो और चौथे में कृषि हो, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपने हमेशा से ही सुन रखा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग का बढ़ावा दिया गया, उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पे आप उद्योग लगा के चले आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योग और भारी उद्योग दोनों पर विशेष जोर दिया गया। अब ये आधारभूत उद्योग होता क्या है? इसका मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि जैसे जब हम कोई कार कंपनी में बनती है, उद्योग, अगर कोई उद्योग है जो कार का उद्योग है, ठीक है, वो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? लोहे का इस्तेमाल होगा या इस्पात का, जो भी इस्तेमाल होगा। तो उसमें देखिए कि सबसे पहले अगर जो इस्पात होगा वो इस्पात के लिए भी तो एक उद्योग बनाया जाएगा, क्योंकि ये कच्चे माल से जब निकलेगा इस्पात, मान लीजिए लोहे का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए एक उद्योग होगा, तो ये आधारभूत उद्योग हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये बड़े आगे चलकर बड़ी कंपनियों में जाएगा, जहाँ पर कार निर्माण होता है, विमान निर्माण होता है, उन सब क्षेत्रों में होगा। तो यहाँ पे आधारभूत उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात की गई थी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना को अगर हम मूल्यांकन करें तो इसमें राष्ट्रीय आय में लक्ष्य जो रखा गया था वो 4.5% की वृद्धि दर का रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना किया? 4.2%। अब यहाँ पे ये योजना असफल हो गई, लेकिन असफल का मतलब ये नहीं हुआ कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कोई कार्य ही नहीं हुआ। आप देखेंगे 4.2% की प्राप्ति हुई है, इसके अंतर्गत ये असफल तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ सफलता का कुछ देखिए। सबसे पहले इस योजना में कृषि के स्थान पर उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था, इसलिए खाद्यान्न संकट में पहले खाद्यान्न जो था पहले से ही संकट में था, वो अब फिर से संकट में और आ गई। हालांकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए था, तो हो सकता था दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल हो जाए और अच्छे से सफल होता भी, लेकिन उद्योग को बढ़ावा दिया गया, तो इस तरह से असफल हुआ। विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ा, मतलब कुल मिलाकर जब जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति बढ़ी, और जब मुद्रास्फीति बढ़ी तो विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया। मतलब पहले हम $1 में 10 रुपए में $1 को ले सकते थे, लेकिन अब 100 रुपए में $1 को ले रहे हैं। मतलब जैसे हमारी क्या हुआ, विदेशी मुद्रा का संकट हो गया। लेकिन इतने असफलताओं के बाद उद्योग के क्षेत्र में 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए, ठीक है। इनमें से राउरकेला जो उड़ीसा में लगाया गया, ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो था वो छत्तीसगढ़ में लगाया गया,
और ये सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। तीसरा है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है और यह ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चित्तरंजन लोकोमोटिव्स की भी इस योजना की ही देन थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से इतने सारे महत्वपूर्ण बातें आपको पता चली। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए सबसे पहले इसकी प्राथमिकता की बात करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 1966 तक चली। ठीक है, 1961 से 1966 तक। इसमें प्राथमिकता देखिए दिया गया कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 2015 में 2-3 बार यह प्रश्न रिपीट किया गया यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक गतिशीलता की अवस्था तक पहुंचना इसकी प्राथमिकता थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना का में इस बात को कहा गया था, वो कहा गया था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। जाहिर सी बात है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो देखिए इसका जो राष्ट्रीय आय में लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% की वृद्धि दर पर रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? प्राप्ति हुआ 2.72% की ही प्राप्ति हुआ। तो ऐसे में ये योजना तो असफल हो गई। ये योजना विफल तो हुई लेकिन कुछ कार्य करके गई। 2.72 प्राप्ति किया है। इसमें क्या क्या प्राप्ति किया था? देखिए सबसे पहले बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई 1964 में। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इन दोनों बैंकों की स्थापना भी 1964 में हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही है। भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग, इन दोनों की स्थापना हुई 1965 में। तो ऐसे में FCI की स्थापना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि FCI की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ये योजना जो है असफल हुई। इसके कारण थे, असफल होने का कारण था कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उसके बाद ही 1965-66 में भीषण सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो इससे अर्थव्यवस्था की पहिया जो थी फिर से डगमगा गई। अब इसको भारत के उभरने के लिए एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में क्या किया गया? यह फैसला लिया गया कि एक एक वर्ष का योजना चलाया जाए और उसमें देखा जाए कि उसमें कितनी वृद्धि दर हमको मिलती है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इन तीनों पंचवर्षीय योजना को टपकन सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया था। मतलब ट्रिकली, आपको बता दें ट्रिकल कहते हैं उसको, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी के सिद्धांत पर कार्य किया गया था। ठीक, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। इसको योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। ये 1966 से 1969 तक चली थी। हालांकि जैसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में बनकर तैयार थी, लेकिन आपको पता है कि चीन से युद्ध हुआ था और आर्थिक संकट भी था और सूखा भी पड़ा था। तो ऐसे में भारत का जो मनोबल था वो गिर गया था, वो कम हो गया था। तो ऐसे में यह फैसला लिया गया कि एक एक वर्ष के लिए ही पंचवर्षीय योजना को अभी रोककर एक एक वर्ष के लिए ही योजना को लागू किया जाए। तो एक एक वर्ष के रूप में जब चलाया जाने लगा 1966 के बाद 1966, 67, 67, 68, 68, 69, 3 साल के लिए योजनाएं चली। तो इसका नाम योजना अवकाश रख दिया गया। ठीक है, देखिए इस योजना को योजना अवकाश, योजना विराम और योजना प्रक्रिया का अंतराल भी कहा जाता है। 1969 में नारीमन समिति के आधार पर लीड बैंक योजना का भी शुरुआत हुआ था। ठीक है, कृषि संकट को रोकने और खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। ये आपको
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि जब तीनों वार्षिक योजनाएं एक एक वर्ष पर चलाई जा रही थी तो सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया था वो कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखनी है। 1966 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो भारत में देखा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन ई. बोरलॉग हैं। ठीक है, नॉर्मन ई. बोरलॉग। हरित क्रांति में जो मुख्य फसल था वो गेहूं और चावल था। ठीक, तो इस तरह से ये 3 वार्षिक योजनाएं चली और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चली। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। जाहिर सी बात है, चीन से युद्ध हुआ था, मनोबल टूटा था, भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, एक साल के लिए 3 वार्षिक योजनाएं चलाया। उसके बाद जैसे ही चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के लिए पारित किया गया, बनाया गया, तो उसमें उसका उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिक से अधिक प्राप्ति, अधिकाधिक प्राप्ति। इसीलिए इसी का उद्देश्य यह रखा गया था। इस योजना का जो प्रारूप था वो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे D.R. गडगिल, उन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करें उससे पहले जान लेते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए और जीवन के जो जीवन स्तर था उसको ऊंचा उठाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों को भी लागू करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मूल्यांकन करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो इसमें वृद्धि दर जो रखा गया था, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि दर रखा गया था वो 5.5% का रखा गया था और प्राप्ति कितना हुआ, 3.3% का। जाहिर सी बात है, कम वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में प्राप्त करने की वजह से यह योजना क्या हुई, असफल हो गई। असफलता का कारण था, देखिए, आधारभूत संरचना की कमी और कच्चे माल की कमी। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेशी शरणार्थियों की भी समस्या हो गई और ऊपर से 1972-73 में तेल संकट हो गया। अब ये एक समस्या गुजरी नहीं थी, फिर से एक समस्या हो गया। 1971 में फिर से पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ और कच्चे माल की कमी हुई, आधारभूत संरचना में कमी हो गई और 1972-73 में तेल की संकट कमी हुई। उधर से बांग्लादेश से भी शरणार्थी आ गए थे जिससे उनकी भी समस्या पैदा हो गई। तो ये सब चीज़ें अर्थव्यवस्था पे बुरी प्रभाव डाल रही थी। प्रभाव जो उनका था बहुत नकारात्मक था। ठीक है, जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, यह चली 1974 से 1978 तक ही चली थी। ठीक है, लेकिन इसका जो कार्यकाल रखा गया था, जाहिर सी बात है पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल के लिए रखा गया है। तो 1974 से 1979 के लिए अभी देखते हैं। अभी हम बताते हैं क्यों 1978 इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, पहले जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या था। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सबसे पहली बार गरीबी उन्मूलन को 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही देखा गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी बनने की बात कही गई थी। 5वीं पंचवर्षीय की योजना का जो मॉडल था वो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। अब इसका मूल्यांकन करेंगे हम लोग। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना की गया, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी 1977-78 में। केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में ही राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चलाया गया। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चलाया गया। आप
अगर आपको नहीं याद होता है कि ये कब चलाया गया, इसका डेट नहीं याद होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1974 से 1978 तक, और उसी के बीच में 1975 तक चली है 20 सूत्री कार्यक्रम। तो इसी तरह से ऐसे भी याद हो जाएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 20 सूत्री कार्यक्रम चला है। अब देखिए, ये योजना अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई और 1978 में जनता दल की सरकार बनी और जनता दल की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी योजना लागू करेंगे, 6वीं पंचवर्षीय योजना, हम 5वीं पंचवर्षीय योजना को अभी से समाप्त करते हैं। 1978 में सरकार बनी थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक चलनी थी, तो 78 में ही जनता दल सरकार बनी और उसे समाप्त कर दिया। और उन्होंने कहा हम अपनी 6वीं पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना के नाम से चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 साल का अनवरत योजना सामने आई। ठीक है, अनवरत योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। यह 1978 से 1980 के लिए चला। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, 1978 में जनता दल की जो सरकार थी, अब 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। उसके बाद 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई। अब उन्होंने कहा कि हम अपनी 6वीं पंचवर्षीय योजना चलाएंगे, तो उधर से 78 तक चला, इधर से 80 से फिर चला। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना इस तरह से 2 बार चलने वाली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि उसके बीच में 78 से 80 का जो डेट बचता है उसे कहा जाता है अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस योजना के जो प्रतिपादन थे वो गुनार मिर्डल थे, यह आपको याद रखना है। इसे 5वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर टी.डी. लकड़वाला ने तैयार किया था, लागू किया था। ठीक है, अब हम अनवरत योजना का मूल्यांकन करेंगे। देखिए, 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत हुई। ट्राइसेम की शुरुआत तो यहीं पर हुई थी 1979 में, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। लेकिन पूरे देश में 6वीं पंचवर्षीय योजना में, अभी इंदिरा गांधी की सरकार आएगी 1980 में, तब जाकर वो 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू करेगी और तब जाकर वो 1979 में जो ये ट्राइसेम की शुरुआत हुई है इसे पूरे देश में लागू करेगी। देखिए, ठीक है, लेकिन आगे चलकर 1999 में इस ट्राइसेम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, ये योजना बीच में समाप्त हुई थी क्योंकि यह योजना जो थी 1978 से 83 के लिए चलाई गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना, किसके? जनता सरकार द्वारा। तो बीच में समाप्त हो जाने के कारण यह असफल रही, लेकिन कुछ सफलता प्राप्त करी, जिनमें से काले धन की मात्रा को कम करने के लिए 1000 के नोट को बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। पूरे देश में शराब के उत्पादन पर, उसके व्यापार पर, उसके विक्रय पर और उपभोग पर भी पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से आने वाली जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी उसे विकेंद्रीकरण के करने के लिए, विकेंद्रीकरण का बढ़ावा देने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत किया गया था। कब? विकेंद्रीकरण के लिए किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अनवरत योजना के दौरान ही सार्वजनिक बीमा योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई और 1980 से 85 के लिए 6वीं पंचवर्षीय योजना 5 सालों का चलाया गया। 1980 में कांग्रेस के केंद्र सरकार बनने पर अनवरत योजना 1978 से जो 83 चलने वाली थी उसे बीच में समाप्त करके नई 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? 6वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी की आधुनिकीकरण, गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी करना, परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या नियंत्रण। तो तभी से यह परिवार नियोजन की जनसंख्या नियंत्रण का 1980 से ही यह चली आ रही है, उस पर कार्यक्रम। और गरीबी और बेरोजगारी की भी बात की गई, उसको कम करने की, प्रौद्योगिकी की आधुनिकीकरण की बात की गई और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात की गई। इतने सारे मुद्दों पर बात होनी थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे
मूल्यांकन में हमने पाया कि राष्ट्रीय आय में 5.2% की वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुआ 5.54। तो क्या हुआ, यह योजना सफल हो गई, यह योजना सफल थी। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत देखिए 1980 से 1985 के लिए यह योजना चलाया गया है और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला चीज, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। उसके बाद 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना की गई। 1983 में डेयरी विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। ये सब चीजें आप देख रहे हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई है। इसी योजना में ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया था और सारे कार्यक्रम इसमें चलाए गए थे 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही। ठीक है, और योजना आयोग के कार्य दल द्वारा गरीबी निर्देशांक दिया गया, मतलब गरीबी क्या होता है इसकी परिभाषा देने की कोशिश की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके अंतर्गत कहा गया था यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में है और 2400 कैलोरी और अगर कोई शहरी क्षेत्र में है 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करता है तो वो गरीबी रेखा के परिभाषित में आएगा, मतलब इसे गरीबी रेखा कहा जाएगा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस योजना में दिया गया। हालांकि गरीबी उन्मूलन का सबसे पहले प्राथमिकता आपको पता होगा, हमने अभी अभी बताया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, तो वहां से तो गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, लेकिन गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1985 से 90 तक। प्रोफेसर राजकृष्णा ने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में भी वर्णित किया। यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, तो 7वीं पंच योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना का अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो इसमें राष्ट्रीय आय की जो दर रखी गई थी, वृद्धि रखी गई थी, वो 5% की रखी गई थी और प्राप्ति कितना हुआ 5.6%। मतलब 6वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही और 7वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। इसमें देखेंगे 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट व्यवस्था शुरू की गई। स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986 में शुरू किया गया। 1986 में ही लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कापार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, 1988 में सेवी की स्थापना की गई। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत हुई। तो ये सब चीजें थी और इसके बाद देखिए क्या हुआ, वार्षिक योजनाएं चलाई गई 2 साल के लिए, 1990 और 1992 के लिए। ये क्यों चला गया, क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा हो गया था। ठीक है, और उसी समय 1991 में, अब 90 के बाद देखेंगे, 1991 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा की गई थी। ठीक है, और 1990 में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई लघु उद्योगों के विकास के लिए। ठीक है, राजनीतिक अस्थायित्व हो गया था, इसमें राजनीतिक के कारण पूरा अर्थव्यवस्था फिर से एक बार उथल पुथल होने लगा था। तो इसलिए सरकार का निर्णय लिया गया कि जो योजनाएं हैं वो 1-1 साल के लिए चलाया जाए। तो इसलिए 1990 से 1992 के लिए ये 2 साल की योजना चली थी। उसके बाद जब ये 1991 में उदारीकरण हुआ, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा इन सब चीज़ों को दिया गया, तो यहाँ से वार्षिक योजनाओं से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इसके बाद नीति आयोग के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको जो भी नया वीडियो मिले, जो भी नया वीडियो बने वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।